हाँ जी, फार्मासिस्ट का रोल है कि जो भी ड्रग्स आ रही हैं स्टोर में, मतलब उनको पहले तो उनकी जो सप्लाई है और उनको उनकी जो स्टोरेज है, इनको मेंटेन करके रखता है जो फार्मासिस्ट है। अब जो डायरेक्ट पेशेंट केयर एरियाज है वहां पे जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ब्रोट इनटू द हॉस्पिटल बाय द पेशेंट, जो भी पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में जो ड्रग्स लेके आते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ब्रोट इनटू द हॉस्पिटल बाय द पेशेंट, जो पेशेंट लेके आता है हॉस्पिटल में उन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, उनका पता लगाना कि ये क्या मेडिसिन लेके आए हैं। दूसरा, obtaining patient's medication history and communicating all the information to the attending physicians। उसने क्या ऑब्टेन करनी है, क्या पता करना है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या थी पिछली, वो मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब जो जो मेडिसिन ले रहा था उन सब की एक रिकॉर्ड लिस्ट बना लेता है कि क्या क्या इसने अपने जो है पेशेंट ने मेडिसिन ले चुका है अपनी पर्टिकुलर डिजीज के लिए। एंड कम्युनिकेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू द अटेंडिंग फिजिशियंस। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ तक कम्युनिकेट करता है, जो फिजिशियन उसके केस को अटेंड कर रहा होता है। थर्ड इज टू असिस्ट इन द सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट्स एंड देयर आइडेंटिटीज। और बाकी एक इसमें असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन द ड्रग सिलेक्शन, कोई भी ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना और उनको आइडेंटिफाई करना। ही ऑल्सो असिस्ट फिजिशियंस इन सिलेक्टिंग डोजेज पैटर्न। अब देखो, क्योंकि फार्मासिस्ट ने तो सारा जो मेडिसिन होती है उसको पता होता है कि इसकी डोज उसने खुद मैन्युफैक्चर किया है तो उसको ज्यादा नॉलेज होता है इसके बारे में, तो वो कई बार फिजिशियन को भी अपना असिस्टेंट देता है in selection of dosage pattern and schedules and assigns the timings for the drug administration। और वो जो जो टाइमिंग है वो भी फिजिशियन के साथ प्रॉपरली बैठ के प्लान करता है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन की जो डोजेज फॉर्म है वो इतनी होनी चाहिए और इतने इतने टाइम के बाद उसको रिपीट करना है डोज को। ओके, नेक्स्ट इज to monitor patient's total drug therapy। total drug therapy, total जो उसका ड्रग ट्रीटमेंट है उसको मॉनिटर करना for effectiveness और ineffectiveness, कि वो ड्रग जो है वो इफेक्टिव थी जो उसको दी गई या इनइफेक्टिव थी, मतलब उसने अपने जो मेडिसिनल इफेक्ट्स हैं उसका असर हुआ पेशेंट के ऊपर, उसको रिलीफ मिला कुछ या नहीं मिला। देन उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं, देन क्या टॉक्सिसिटीज हैं, एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस, देन ड्रग्स इंटरैक्शंस एंड एज फॉर their distribution and concentration in organs and tissues by pharmacokinetic and pharmacodynamic methods। अब देखो ये pharmacokinetic and pharmacodynamic studies, ये फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ी होंगी, दो टर्म्स पढ़ी हैं आपने ये टर्म्स। Pharmacokinetics is related to ADME of drugs, drugs administration, हाँ जी, distribution, metabolism and excretion, and pharmacodynamic is related to mechanism of actions of the drug, कि ड्रग जो है वो कौन से मैकेनिज्म फॉलो करके अपने एक्शन शो करती है। वो सारा जो रिकॉर्ड है मेडिसिन की इफेक्टिवनेस का, उसकी पोटेंसी का ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ थेरापी उसको मॉनिटर किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेडिसिन। नेक्स्ट इज काउंसलिंग पेशेंट्स ऑन medications which are to be self administered। अब जो भी मेडिसिन जो उसने अपने आप लेनी है ना, अपने आप खानी है, उन मेडिकेशंस
के रिगार्डिंग वो काउंसलिंग करता है पेशेंट के साथ, उसको बताता है कि आपने कब कब ये मेडिसिन लेनी है। जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन में लिख दिया कि इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए आपको ये दवाई खानी है, तो वो दवाई कैसे खानी है वो फार्मासिस्ट एक बार पेशेंट को पूछता है कि आपको समझ आ गया है जो डॉक्टर ने समझाया। अगर उस पेशेंट को वो समझ में नहीं आया होता है कि डोज कैसे लेनी है, मेडिसिन कैसे लेनी है, तो फार्मासिस्ट उसको उसके साथ काउंसलिंग में उसको सब समझा देता है। सेकंड, रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिस्चार्ज मेडिसिन्स, और वो और इंफॉर्मेशन क्या देता है रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिस्चार्ज मेडिसिन्स के बारे में। डिस्चार्ज होने पे जो मेडिसिन लिखी जाती है ना उसको पेशेंट को कि ये घर पे ले लेना तुम, तो उसके बारे में भी बताता है। देन पार्टिसिपेटिंग इन कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज बाय प्रोक्योरमेंट एंड और preparation of drugs needed। then किसमें वो पार्टिसिपेट करता है, कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी, एकदम से किसी को कार्डियक डिजीज कोई एकदम से हो जाती है या कोई लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है एकदम से, इमरजेंसी में उन पेशेंट्स को लेके आते हैं। तो इमरजेंसी में इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या रोल है फार्मासिस्ट का वो बताया हुआ है। लाइक प्रोक्योरमेंट एंड और प्रेपरेशन ऑफ ड्रग्स नीडेड, वो प्रोक्योर करना मतलब खरीदना है ना, अपने स्टॉक को उसने मेंटेन करना है। उसने अपने स्टॉक में पहले से ही वो मेडिसिन तैयार रखनी है कि कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट आए तो वो मेडिसिन जो है वो काम आ जाए उस टाइम पे। सेकंड इज चार्टिंग ऑल मेडिकेशंस गिवन, जो भी मेडिकेशंस दी जाती हैं उनके साथ ही साथ वो उनके रिकॉर्ड बनाता है, चार्ट्स बनाता है। देन बाय परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी जो है रिससिटेशन, क्या बोलेंगे इसको, रिससिटेशन इफ नेसेसरी। अगर कई बार लगता है मतलब इमरजेंसी में कोई डॉक्टर इमीडिएट अवेलेबल नहीं है तो वो खुद भी ये थेरेपी दे सकता है, कार्डियोपल्मोनरी थेरेपी जो है वो दे सकता है पेशेंट्स को। तो नेक्स्ट इज जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इंडोर में जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है फार्मासिस्ट की, टू प्रोवाइड इन सर्विस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर द फार्मासिस्ट, देन फार्मेसी स्टूडेंट्स, नर्सिंग एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स, देन फिजिशियंस एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, इन सबको ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एजुकेशन किस सेंस में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एजुकेशन ये कैसी हो सकती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देन नर्सेज एंड नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं, देन फिजिशियन है, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स टू द physicians, nurses and other healthcare personnel। also इसका काम क्या है कि जो भी ड्रग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ड्रग रिगार्डिंग मतलब उसका फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, उस ड्रग को लेना कैसे है ना, उसकी टाइमिंग कैसे सेट करनी है, उसकी डोज कैसे कैलकुलेट करनी है, देन उसके क्या यूजेस हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है मेडिसिन को, अगर वो आईवी है तो आईवी कैसे अप्लाई करना है, वो सारा इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिखाता है इन ये जो पर्सन्स हैं, फिजिशियंस, नर्सेज एंड हेल्थ केयर पर्सनल्स। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट इज आउटडोर फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम क्या पढ़ रहे हैं, फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडोर फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज बैटरी इज लो। हेलो स्टूडेंट्स। यस मैम। हाँ जी, क्या Yes, नाम ma'am. है? Yes, योगेंद्र। ma'am. अच्छा, योगेंद्र। मैम निखिल सिंह। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। उसके बाद Yes, है sir. सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। उसके बाद है सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। ये दिस इज द पार्ट ऑफ आउटडोर
pharmacist responsibilities. What are outdoor pharmacist responsibilities? These are the responsibilities which are divided into 3 categories, and regarding central dispensing area, patient care area and general responsibilities. These are almost similar to the that described in word. ओके जो हमने इन पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी ना, उनसे ये काफी मिलती जुलती हैं। बच्चों थोड़ा बीच में लाइट चली गई थी, बैटरी लो हो गई थी ओके मैम, कोई बात नहीं मैम। लैपटॉप की, तो अभी आई है। कोई ट्रबल हो उसके ओके लिए मैम। सॉरी फॉर दैट। ओके, नाउ व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया? सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? हाँ जी, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? निखिल? यस मैम। हाँ जी पढ़ो, आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो पढ़ो। यस मैम। आपने जो इंडोर फार्मासिस्ट ड्यूटीज पढ़ी थी उसमें पढ़े थे ना, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? यस मैम। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, आउटडोर एरिया में क्या है उसकी ड्यूटीज? In central dispensing area, the pharmacist ensures that proper techniques are used. कि जो भी टेक्निक्स अप्लाई हो रही हैं वो प्रॉपरली यूज हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंडली, प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग एंड billing in respect of patient's medication particulars, records of investigational drugs, then records of outpatient bills for the charges of services and material, then furnished by the department, and the most important are maintaining and preparing all reports. ठीक है, this second point is related to medical reports preparation. जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, चार्ट्स हैं, वो कैसे मेंटेन करने हैं, ये इसकी परफॉर्मेंस है इन सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। उसके बाद थर्ड में आ जाएगा करेक्टली मेंटेनिंग प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स। जो भी प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स हैं, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन बनाई हैं, उनको मेंटेन करना। डिफरेंट पेशेंट्स की जो भी प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स हैं उनको वो मेंटेन करके रखते हैं। आपने कभी देखा होगा, हाँ जी, आपने कभी देखा होगा, हेलो, यस मैम। हाँ जी, जब भी आप जाते हो हॉस्पिटल में अपनी प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हो या डॉक्टर खुद बनाते हैं अगर वो प्रेस्क्रिप्शन लिस्ट, तो वो उसकी जीरोक्स कॉपी जो है अपने पास रखते हैं और एक पेशेंट के पास रहती है ना कॉपी। तो इसका क्या मतलब होता है, उन्होंने क्यों वो अपने पास वो रखते हैं? ताकि वो मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं उनको अपने पास फाइल करके रखें डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, कि दिन भर में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड रहेगा, क्या क्या ट्रीटमेंट डाला है, कितने सिमिलर टाइप की डिजीजेस के पेशेंट आए हैं, भी एक तरह के पेशेंट कितने आए हैं, उनकी जो उन्होंने आगे प्रेस्क्रिप्शन बनाई है क्या वो वेरी कर रही है, या फिर वो 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद, जितने भी टाइम उन्होंने लिखा होता है, कितने दिनों के बाद आके आप दोबारा से अपना वो चेकअप करवाओ, है ना। फिर जब वो दोबारा से आते हैं तो उनमें क्या इफेक्ट आए हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग्स दैट आर प्रेस्क्राइब्ड, है ना, जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किए हैं उनके क्या इफेक्ट हुए हैं, तो वो सारे रिकॉर्ड्स बनाता है जो कि उसको इवेल्युएशन में भी हेल्प करते हैं, ड्रग इवेल्युएशन में और डिजीज इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद कीप्स द आउटडोर फार्मेसी इन अ नीट एंड टाइडी मैनर। अब ये जो आउटडोर फार्मेसी है उसकी क्लीनलीनेस जो है उसको भी इंश्योर करवाते हैं ये फार्मासिस्ट। नेक्स्ट इज पेशेंट केयर एरिया। पेशेंट केयर एरिया में इनका क्या रोल हो सकता है? हाँ जी, टू पीरियोडिकली
inspect the medication areas on the nursing unit and to make sure that they are always kept adequately supplied with drugs and other articles required. मतलब टाइम टू टाइम वो देखेंगे, इंस्पेक्शन करेगा जो चीफ फार्मासिस्ट है या फिर कोई भी उसने आगे किसी स्टाफ मेंबर फार्मेसी स्टाफ की ड्यूटी लगाई होती है कि जाओ जाके देख के आओ कि जो मेडिकेशन है वो प्रॉपरली नर्सिंग यूनिट में पहुंच रही है ना, वहाँ पे सप्लाई जो है वो एक्यूरेटली हो रही है जैसे चाहिए है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स जो आर्टिकल्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो ड्रग्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो पहुंच रही हैं, तो वो इंस्पेक्ट करता है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सुधारता है. नेक्स्ट, टू आइडेंटिफाई ड्रग्स ब्रॉट इनटू द क्लिनिक बाय द पेशेंट. जो पेशेंट क्लिनिक में लेके आता है मेडिसिन, उनको आइडेंटिफाई करना and record the patient's medication history and communicating the same to the physician concerned. अब देखो ये सेम आ गया पॉइंट जो हमने पीछे पढ़ा, तो इसमें भी क्या है कि वो जो भी पेशेंट जो है मेडिसिन लेके आ रहा है क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, है ना, तो उसको क्या करते हैं ये उसको भी नोट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. देन पेशेंट्स मेडिकेशन जो अपना ले रहा है पहले से मेडिसिन, उसकी भी रिकॉर्ड बनाते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाते हैं. देन फिजिशियन के साथ वो कंसर्न करते हैं जो उसने डिस्कशन किए, जो काउंसलिंग उसने पेशेंट के साथ की. देन ही आल्सो असिस्ट देम इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स रेजिमेन. ड्रग्स रेजिमेन मतलब डोज रेजिमेन बनाना, कि जैसे 8-8 घंटे के बाद लेनी है दवाई, 3 times a day, 2 times a day, मतलब ये होता है डोज रेजिमेन या ड्रग रेजिमेन, है ना. एंड शेड्यूल्स एंड सिलेक्शन ऑफ करेक्ट ड्रग प्रोडक्ट्स एंड देयर एंटिटीज. तो ड्रग सिलेक्शन में या ड्रग रेजिमेन सेट करने में वो किसकी असिस्टेंट करता है, किसको असिस्ट करता है, किसको असिस्टेंस देता है ये, हाँ जी, किसको, देखो मेरा कर्सर कहाँ है, फिजिशियन. हाँ फिजिशियन, फिजिशियंस को हेल्प करता है. देन इन मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स एज एक्सप्लेन अर्लियर. ड्रग मॉनिटरिंग में हेल्प करता है. ड्रग मॉनिटरिंग मतलब उसकी स्टोरेज और सप्लाई जो है उसको मॉनिटर करता है, कहीं उसका स्टोर वो स्टॉक चेक करता है कि कहीं ये मेडिसिन जो है खत्म तो नहीं हो रही है. वो इंश्योर करता है कि वो हर वक्त वो मेडिसिन स्टोर में मिले. ओके, चाहे वो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंडोर रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आउटडोर रिक्वायरमेंट. तो ये सारे पॉइंट्स मिलते जुलते ही हैं, इंडोर के लिए भी और आउटडोर के लिए भी. आपने इनको अच्छे से लर्न कर लेना है. Next is to counsel the patients on the proper use of their medication and prepare the medications for intravenous administration. IV administration, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जो लेते हैं मेडिसिन, वो पेशेंट के साथ प्रॉपरली कंसर्न करता है, काउंसिल करता है कि कैसे जो भी मेडिकेशन है उसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है. और अगर कोई आईवी मेडिसिन देनी है तो उसके लिए भी उसको प्रिपेयर करता है कि टाइम टू टाइम आके आप ये इंजेक्शन लो, या जो भी बल्क फॉर्मुलेशन है इंजेक्टेबल है वो आके आप हॉस्पिटल में लो. ठीक है, उसके लिए उसको तैयार करता है ये फार्मासिस्ट. जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देते हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. जिनको पता नहीं होता है कि क्या करना है, वो पेशेंट जाके फार्मासिस्ट से जाके पूछते हैं कि सर ये बताना थोड़ा, या मैडम ये बताना कि डॉक्टर ने क्या क्या लिखा है. फिर डॉक्टर बताते हैं हाँ जी आपको इतनी टैबलेट दिन में खानी है, 3 टैबलेट लिखी हैं, आपने एक सुबह खानी है, एक दोपहर खानी है, और ये तीसरे वाली है ये 2 टाइम खानी है, अगर 3 टाइम वाली है तो बोलना 3 टाइम खानी है. और हफ्ते बाद आके आपको ये एक इंजेक्शन लगवाना है.
ये मल्टीविटामिन का इंजेक्शन है, ये आपको आके लगवाना है। इस तरह से जो बातचीत होती है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में, इसे हम कहते हैं फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? फार्मासिस्ट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग। ये काउंसिल वर्ड है ना, COUNSEL, काउंसिल। काउंसिल द पेशेंट्स, काउंसलिंग करना Okay. पेशेंट के साथ। ओके। देन जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द आउटडोर सर्विस एरिया एंड एक्सरसाइज एडिक्वेट कंट्रोल ओवर सच ड्रग्स। क्या करना? जितना भी फार्मास्यूटिकल रिक्वायर्ड है ना, आउटडोर सर्विस एरिया में, आउटडोर पेशेंट्स, एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए उसको वो पूरी फार्मास्यूटिकल नीड्स को जो है वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। एंड एक्सरसाइज एडिक्वेट कंट्रोल ओवर सच ड्रग्स, और ऐसी जो ड्रग्स हैं उन पे एडिक्वेट कंट्रोल रखता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही वो देता है पेशेंट को, उससे एक्सेस में नहीं देगा। और जितना भी वो देता है उसको वो अपने मेडिकल रिकॉर्ड में नोट कर लेता है। जो भी हॉस्पिटल से बाहर मेडिसिन जा रही है, आउटडोर पेशेंट्स को दे रहा है या इंडोर को दे रहा है, उसको वो साथ ही साथ रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि उसको अपना जो स्टॉक है उसको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज टू एंश्योर that all drugs are handled properly, such as storage of investigational drugs, है ना, जो investigational drugs हैं जिनका ज्यादा पता लगाया जाता है। investigational drugs कौन सी हो सकती हैं? जिनका बार बार इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ की जाती है। हाँ जी, वो नशीले पदार्थ हो सकते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हो सकती हैं, है ना। कुछ जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो सकती हैं, उनका बार बार वो जिनका इंस्पेक्शन होती रहती है जिन ड्रग्स की, तो वो एंश्योर करता है कि ये सारी जो ड्रग्स हैं इनको प्रॉपरली यूज में लाया जा रहा है, इनकी स्टोरेज भी प्रॉपरली। देन टू पार्टिसिपेट इन कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी इमरजेंसी में जो आते हैं ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स, उनको ये कार्डियक पल्मोनरी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है, उसमें इसका पार्टिसिपेशन है। देन टू प्रोवाइड फॉर इन सर्विस एजुकेशन, ये सेम पॉइंट है इंडोर वाले के साथ मिलता जुलता, कि जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर फार्मासिस्ट, फार्मेसी, जो फार्मेसी के अपने स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज जो अदर स्टाफ्स हैं, लाइक जो नर्सेज हैं या MLT के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में फार्मेसी का कुछ पार्ट है। फार्मेसी का कुछ पार्ट है मतलब ड्रग्स की यूसेज कैसे करनी है, ड्रग को कैसे यूज करना है, जो उनके करिकुलम में है, उनके सिलेबस में है, वो सब सिखाता है। ओके, देन from foregoing discourse it would be apparent to the readers that as the situation prevails in our country and its hospital services, the development of hospital pharmacy service have not yet developed fully. अब क्या है, हमारी जो फार्मेसी है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, इनमें और डेवलपमेंट की जरूरत है। तो उसमें आप क्या योगदान दे सकते हो ये सोचना चाहिए। इसमें किसको सोचना चाहिए? गवर्निंग बॉडी को भी सोचना चाहिए, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनको भी टाइम टू टाइम जो जो दिक्कतें उनको आ रही हैं अपनी फार्मेसी को रन करने में, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ पहले अपने चीफ फार्मासिस्ट जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहां तक पहुंचानी है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो आगे अपना एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाए उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत को, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देखे कि ये अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज नहीं हो रहा है काम। हमारी तो पॉलिसी थी कि पेशेंट की केयर करनी है प्रॉपरली, उसका ध्यान रखना है, उसको कोई दिक्कत ना आए, बट
नीचे वाले डिपार्टमेंट वाले बता रहे हैं कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो उस प्रॉब्लम को आगे गवर्निंग बॉडीज जो हैं उनके साथ डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालें, ताकि पेशेंट भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि काम तो हमारा यही है सबसे पहला कि हमने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, और उसके अलावा क्या हो, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उनको भी कोई अपने काम करने में दिक्कत ना आए, उनको और सीखने का चांस मिले वहां पे, है ना, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में कोई दिक्कत ना आए, और जो ओवरऑल जो कि बनाया हुआ था प्लान, जो पॉलिसी बनाई थी वो अच्छे से अप्लाई हो सके। तो ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। सो देयर आर मैनी lacunae and the full scope of development would result only if the hospital authorities, the state and central governments take initiatives to incorporate the newer developments and progress made in pharmaceutical science and practice, especially in the field of clinical pharmacy, which will definitely enter into picture sooner or later, as we have wedded to adoption of modern system of medicine almost complete। ठीक है, वो कह रहे हैं जो भी न्यू इवेल्युएशंस हो रहे हैं, जो भी नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्निक्स में, वो सारी मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंचनी चाहिए। वो कौन पहुंचा सकता है, कौन पहुंचा सकता है, जो हायर बॉडीज हैं। हायर बॉडीज में आ जाती हैं ये स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जब कॉर्पोरेटिंग बॉडीज होती हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, फंडेड, जो फंड बेस पे अपना इंस्टीट्यूट चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाती हैं। Then it may be emphasized before this chapter ends that sooner the steps are taken in the proper direction, the better it would be for rendering proper medical and health care to the patient, who is the central figure in the hospital. Okay, for this purpose, this is the proper time for the central and the state governments to create a post of a person of the rank of the Deputy Director Pharmaceutical Services in their medical departments, who will ensure that hospitals under their jurisdictions shall organize the type 2 pharmaceutical services, all those discussed in this chapter। तो ये जो सेकंड हमारा ये मॉड्यूल है हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड, ये हमारा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके और भी पार्ट्स हैं, बट हमने जो कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं वो क्या क्या हैं। एक तो हमने डेफिनेशन की है हॉस्पिटल फार्मेसी की, देन हॉस्पिटल फार्मेसी की सेटअप फंक्शंस हमने पढ़े फार्मासिस्ट के, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, देन सेटअप कैसी होनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी की, ना कैसी सेटअप होनी चाहिए, देन